My dear students, welcome again at Captain Batra classes. I expect that all of you are fine and enjoying your studies. Today, I am going to teach you questions from noun. आज हम लोग नाउन के क्वेश्चंस की एक्सरसाइज करेंगे। मैंने आपको नाउन का चैप्टर पूरा पढ़ाया। अब उसके बाद मैंने आपको पीडीएफ में उसे क्वेश्चंस दे रखे हैं और यहां पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। इन क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने जो कुछ भी आपको पढ़ाया है उस पढ़ाए गए पूरे कंटेंट्स को मैं रिवाइज करूंगा। ध्यान दीजिए, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया होगा, जितने क्वेश्चन यहां बोर्ड में लिखे हैं, उन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं सारी चीजों को आपको रिवाइज कराऊंगा और बोर्ड में जो क्वेश्चंस लिखे हैं इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे और इनके जो आंसर होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से नाउन के जो रूल्स आपने पढ़े हैं उन रूल्स पर मैं आपको क्वेश्चन कराने चल रहा हूं। इससे आप अपने आप को ये असेस करेंगे कि आपने कितना समझा और उन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं क्या आप उन्हें सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन की एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि आई हैव लर्न्ड दीज पोएट्रीज बाय मेमोरी। अब आपको यह बताना है कि क्या इस क्वेश्चन में कोई एरर है। अगर कोई एरर है तो वो आपको ढूंढनी है। और एक बात और आपको बता दूं कि ये जितने क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हैं इन सारे क्वेश्चंस में कोई ना कोई एरर जरूर है। हालांकि आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ABCD के फॉर्म में आते हैं। जैसे ये हो गया आपका पार्ट ए, ये हो गया पार्ट बी और ये पार्ट सी और पार्ट डी का मतलब है नो एरर। क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में इस तरह से आते हैं और पीडीएफ में मैंने आपको इसी तरह से क्वेश्चंस दे रखे हैं नाउन के। लेकिन चूंकि मुझे यहां आपको पूरा चैप्टर रिवाइज कराना है इसलिए मैंने क्वेश्चंस को इस फॉर्म में लिखा हुआ। तो आपको यह बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है। आई हैव लर्न्ड दीज पोएट्रीज बाय मेमोरी, यानी मैंने इन पोएट्रीज को याद कर लिया है। अब आप ये बताइए कि जो रूल्स आपने नाउन के पढ़े थे उन रूल्स के आधार पर आपको बताना है कि क्या इसमें कहीं पर करेक्शन है। तो आप याद करिए, नाउन में मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स का मतलब यह है कि ये ऐसे नाउन्स हैं जिनकी काउंटिंग नहीं हो सकती, जिनको हम गिन नहीं सकते। नंबर 2, जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनका प्लरल नहीं बनाया जा सकता। और वो लिस्ट पूरी मैं आपके सामने रख रहा हूं, जैसे एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, पोएट्री। ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो पोएट्रीज लिखा हुआ है ये पोएट्रीज नहीं होगा बल्कि ये क्या होगा, ये होगा पोएट्री। तो आई हैव लर्न्ड दिस पोएट्री, क्योंकि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। फिर से पढ़ रहा हूं, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, पोएट्री, फर्नीचर, सीनरी। तो ये एक लंबी लिस्ट है जो मैंने आपको पढ़ाई थी। ये ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं और इनका प्लरल नहीं बनाया जा सकता। मीन्स टू से आप कभी भी
पोएट्री का पोएट्रीज नहीं कर सकते। अगर आपको प्लरल लिखना ही हो तो आप पोएम्स लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी पोएट्री का पोएट्रीज नहीं हो सकता। दूसरी बात इस क्वेश्चन में एक और है कि जब हम पोएट्री का पोएट्रीज नहीं कर सकते तो हम इसके पहले ये दीज कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि दीज जो है ये तो प्लरल नाउन के पहले आता है। तो यहां जो दीज है इसकी जगह पर भी क्या हो जाएगा, दिस पोएट्री। मीन्स टू से अगर कभी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन भी आ जाए कि दिस पोएट्री, तो दिस ऑल्सो वुड बी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहां पर पोएट्री के पहले आप दीज का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दीज जो है ये दिस का प्लरल दीज होता है। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, दिस पोएट्री। तो मैंने आपको बताया कि पोएट्री एक अनकाउंटेबल नाउन है और पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होगा, और ना ही उसके पहले हम दिस का यूज करेंगे। तो ये इस क्वेश्चन में एरर थी, और मैंने पूरा जो इससे एसोसिएटेड जो रिलेटेड रूल था वो पूरा रूल आपको एक्सप्लेन किया। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में कहां पर एरर है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक रूल लिखाया था कि कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जिनको हमेशा हम प्लरल में यूज करते हैं। वैसे इंग्लिश लैंग्वेज में ये रूल है कि जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनको हम सिंगुलर में यूज करते हैं, जो भी कलेक्टिव नाउन्स हैं, क्योंकि जो कलेक्टिव नाउन्स हैं वो कलेक्शन को शो करते हैं। तो अगर ये कलेक्शन को शो करते हैं यानी वननेस को शो करते हैं तो इनको हम सिंगुलर में यूज करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनको हम प्लरल में यूज करते हैं। कौन कौन से, याद करिए। मैंने आपसे बोला था कि जेंट्री, पेजेंट्री, क्लर्गी, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, कैवेलरी, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, पुलिस, जो यहां पर लिखा हुआ है पुलिस, इसके अलावा पीपल, पोल्ट्री, ये सब ऐसे नाउन्स हैं जो हैं तो कलेक्टिव नाउन, लेकिन कलेक्टिव नाउन होने के बावजूद इनको हम यूज किस में करते हैं, इनको यूज करते हैं हम प्लरल में। जैसे द पुलिस, और ये जो हैज अरेस्टेड लिखा है आप इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, हैव अरेस्टेड। द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। यानी पुलिस एक ऐसा कलेक्टिव नाउन है जो हमेशा प्लरल में यूज होता है। तो मैंने आपको बोला कि कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं, जो लिस्ट मैंने आपको लिखाई थी केवल उतने की ही बात कर रहा हूं। कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनका यूज हमेशा हम प्लरल में करते हैं। तो इस प्रकार से द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ होगा, ना कि द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ होगा। एक और बात हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आप न्यूज़पेपर में देखिए तो अक्सर पुलिस वर्ड को इस प्रकार से यूज करते हैं जैसे द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, यानी पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग। कभी भी पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग नहीं, पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग। यानी पुलिस को हमेशा आप प्लरल के फॉर्म में पाएंगे। तो यहां पर द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ हो जाएगा। ये दूसरा रूल मैंने आपको फिर से आपको रिवाइज किया, एक्सप्लेन किया, और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है कि नो समन हैज बीन इशूड बाय द कोर्ट। नो समन हैज बीन इशूड बाय द कोर्ट। अब आप याद करिए, एक रूल मैंने आपको बताया था
कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनमें हमेशा एस लगा रहता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनमें हमेशा एस लगा रहता है, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एथलेटिक्स, न्यूज, इनिंग्स, सीरीज। और उसी में मैंने आपसे बताया था कि समन्स और इसके साथ ही नेम्स ऑफ बुक्स, समन्स और नेम्स ऑफ बुक्स, ये ऐसे नाउन्स हैं जिनमें हमेशा एस लगा रहता है। जैसे ये जो समन लिखा है, ये कभी भी समन नहीं होता, हमेशा ये क्या होता है, समन्स होता है। तो नो समन्स, और समन्स की मीनिंग क्या होती है? समन्स मीन्स कॉल बाय कोर्ट। कोर्ट जब किसी को बुलाती है तो वो उसको समन्स इशू करती है। तो समन्स, ये इसमें हमेशा एस लगा रहेगा। मैंने आपको उस समय भी एक्सप्लेन किया है कि समन्स को अगर हम नाउन के फॉर्म में लेंगे तो हमेशा समन्स होगा, और अगर हम वर्ब के फॉर्म में लेंगे तो इसको हम समन और समन्स दोनों कह सकते हैं। जैसे द जज समन्स हिम, द कोर्ट समन्स हिम। और इसके अलावा इसमें एक सवाल और बनता है, जब इसमें ये समन्स अगर लिखा हुआ है, जैसे द समन्स, जहां पर ये हैज बीन है, यहां एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा कि द समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट। तो आपको दोनों स्टेप में तैयार रहना होगा। पहला क्या है? पहला यह है कि कभी भी ये समन नहीं होगा नाउन के फॉर्म में, हमेशा समन्स होगा। और दूसरा यह है कि आप इसे कभी भी प्लरल में यूज नहीं करेंगे। जैसे अगर आपको ये कंफ्यूजन हो जाए कि भाई ये समन्स लिखा है तो ये हैव बीन एग्जामिनेशन में आया तो समन्स है तो हैव बीन होना चाहिए, नहीं, समन्स के साथ कभी भी हैव बीन नहीं होगा, हमेशा इसके साथ हम क्या लिखेंगे? हैज बीन लिखेंगे, क्योंकि हमारा तो रूल ही यही है। रूल हमारा क्या है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनमें एस तो जरूर लगा रहता है, मगर उन्हें हम यूज किस में करते हैं? यूज उनको हम सिंगुलर में करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द लेटर, यानी मैं ये जानना चाहता हूं कि इस लेटर में क्या लिखा है, इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। अक्सर आपने लोगों को बातचीत करते हुए, बोलते हुए सुना होगा कि इस बुक के क्या कंटेंट हैं, और तो व्हाट आई वांट टू नो व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द लेटर। और एक रूल, जैसे मैंने इसके पहले वाला रूल आपसे डिस्कस किया, वैसे ही इसके पहले एक और रूल मैंने आपको लिखाया था, याद करिए। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनमें हमेशा एस लगा रहता है और उनको हमेशा हम प्लरल में यूज करते हैं। मैं रूल बोल रहा हूं, जैसे असेट्स, प्रीमाइसेस, रिक्वायरमेंट्स, रैशंस, स्टैटिस्टिक्स, और उसी में था ऑर्डर्स और कंटेंट्स। याद करिए, उसी में मैंने आपसे ये बोला था कि कंटेंट्स, यानी कंटेंट्स ये एक ऐसा नाउन है जिसमें हम हमेशा एस लगा करके ही बोलेंगे। जैसे हम अपने बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि इस किताब के क्या कंटेंट हैं, तो आज से आप याद रखोगे कि ये कभी भी कंटेंट नहीं होता, हमेशा कंटेंट्स होता। अगर आप कंटेंट कहेंगे तो इसका मतलब होगा सेटिस्फैक्शन, यानी ये कभी भी कंटेंट नहीं होगा, हमेशा कंटेंट्स होगा। नंबर 1। नंबर 2, जब ये हमेशा कंटेंट्स होगा
और इसको हमेशा हम किस में यूज करेंगे? प्लरल में। जैसे कि आई वॉन्ट टू नो वॉट आर द कंटेंट्स ऑफ द लेटर, यानी इस लेटर के कंटेंट्स क्या हैं, ना कि इस लेटर के कंटेंट क्या है, क्योंकि कंटेंट्स होता है, और अगर इसको मैं हिंदी में लिख दूं तो कंटेंट्स का मतलब होता है अवयव, और अवयव का मतलब है कि उसमें क्या क्या चीजें लिखी हैं। तो इस प्रकार से ये हमेशा कंटेंट्स होगा, और उसके लिए जो वर्ब आएगी वो हमेशा और हमेशा प्लरल होगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मैंने ये आपको यहां एरर बताई कि इस सेंटेंस में एरर क्या है और ये किस रूल पर बेस्ड है, पूरा रूल मैंने आपको रिवाइज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सी हैज लॉस्ट 100 रुपीज नोट। अगर आपको याद हो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई कंपाउंड नाउन, जैसे यहां पर जो 100 रुपीज नोट लिखा हुआ है, दिस इज अ कंपाउंड नाउन, और आपने पढ़ा था कि इफ अ कंपाउंड नाउन, याद कर लीजिए कि कंपाउंड नाउन किस नाउन को कहते हैं? कंपाउंड नाउन हम ऐसे नाउन को कहते हैं जो हाइफन से जुड़ा हुआ होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। हालांकि हिंदी में तो कंपाउंड का मतलब होता है समास, लेकिन इंग्लिश में समास जैसी कोई चीज नहीं है। इसको हम हाइफन से जोड़ करके कंपाउंड नाउन बनाते हैं। और मैंने आपसे बताया था कि कंपाउंड नाउन का एग्जाम्पल जैसे फादर इन लॉ, ये एक कंपाउंड नाउन है। जैसे गवर्नर जनरल, ये एक कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे नाउन को कहते हैं जिसको हमने 2 या मोर देन 2 वर्ड्स के साथ बनाया हो। जैसे फादर इन लॉ में 3 वर्ड्स हैं और गवर्नर जनरल में 2 वर्ड्स हैं, तो ये दोनों ही कंपाउंड नाउन्स हैं। अब मैंने आपसे बोला कि जो कंपाउंड नाउन होता है उसको हम, रूल जो आपका था वो ये था कि अगर कोई कंपाउंड नाउन किसी दूसरे नाउन के लिए, आगे आने वाले दूसरे वर्ड के लिए, अगर वो एडजेक्टिव का काम करता है तो उसमें जो कंपाउंड वर्ड है वो सिंगुलर में यूज होगा। मैं फिर से बोलता हूं, अगर कोई कंपाउंड नाउन लाइक 100 रुपीज नोट, तो इसमें 100 रुपीज जो लिखा है दिस इज अ कंपाउंड नाउन। अगर कोई कंपाउंड नाउन किसी आगे आने वाले नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करेगा तो जो कंपाउंड वर्ड है उसे हम किस में यूज करेंगे? उसको हम सिंगुलर में यूज करेंगे। जैसे यहां पर जो रुपीज लिखा है ये रुपीज नहीं होगा बल्कि ये रुपी होगा। आई सी हैज लॉस्ट 100 रुपी नोट होगा, ना कि 100 रुपीज नोट होगा। वैसे देखने पर तो यही लगता है कि जब 100 रुपीज की बात हो रही है तो 100 रुपीज की बात हो रही है तो इसको 100 के साथ रुपीज होना चाहिए। अरे 100 क्या, अगर 2 की बात होगी तो भी रुपीज होगा, 1 को छोड़ दिया जाए। जैसे अगर मैं ये कहूं कि आई हैव 100 रुपीज, आई हैव 100 रुपीज, तो अब हम यहां पर 100 के बाद रुपीज लिखेंगे, ना कि आई हैव 100 रुपी कह देंगे। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर 100 के बाद रुपीज नहीं होगा, 100 के बाद रुपी होगा। क्या वजह है? ये एक कंपाउंड नाउन है और ये नोट के लिए एडजेक्टिव का काम करता है, इसलिए आप इसको रुपी लिखेंगे ना कि रुपीज लिखेंगे।
बाकी अगर आपको ये कहना हो कि आई हैव 500 रुपीज, आई हैव 1000 रुपीज, तो आप हर जगह पर रुपीस का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कंपाउंड नाउन होगा तो आप क्या करोगे, फिर वो हमेशा सिंगुलर में रहेगा। और भी एग्जांपल्स आपको मैंने बताए थे, जैसे कि आई सॉ अ 50-year-old woman, आई सॉ अ 50-year-old woman। अब हम ये नहीं कह सकते कि 50 years old woman। तो इस प्रकार से जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं, अगर वो आगे आने वाले नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करते हैं, तो जो कंपाउंड वर्ड है दैट विल बी यूज्ड इन सिंगुलर। आई थिंक everything is clear to you. Now we come to the next question. Next question is, the jury was divided in its opinion. जब मैंने आपको ये रूल पढ़ाया था तो एग्जैक्टली यही एग्जाम्पल भी लगभग मिलता जुलता था इसी से। तो द जूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। आपको मैंने पढ़ाया था कि जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया कि जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो जनरली सिंगुलर में यूज होते हैं। अब जैसे यहां पर अगर मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लूं तो ये जो है आपका हो गया पार्ट ए, ये पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी का मतलब हमेशा की तरह से नो एरर। द जूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। अब आपको यह बताना है कि इसमें किस पार्ट में एरर है। तो आप याद करिए, आपने ये लिखा था कि जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं, एक्सेप्ट कि कुछ कलेक्टिव नाउन्स के अलावा जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। लेकिन अगर किसी कलेक्टिव नाउन को हम नाउन ऑफ मल्टीट्यूड्स बना दें तो उसको हम प्लरल में यूज करेंगे और उसके लिए जो प्रोनाउन आएगा वो भी प्लरल होगा। फिर से सुन लीजिए, जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं और उनके लिए आने वाला जो प्रोनाउन होता है वो भी सिंगुलर होता है। लेकिन अगर कोई कलेक्टिव नाउन नाउन ऑफ मल्टीट्यूड्स का काम करता हो तो उसके लिए जो वर्ब होगी दैट विल बी प्लरल और जो प्रोनाउन आएगा दैट ऑल्सो विल बी प्लरल। अब यहां पर देखिए जूरी, जूरी का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ जजेस, यानी ये एक कलेक्टिव नाउन है। ज्यूरी इज अ कलेक्टिव नाउन और जब ज्यूरी कलेक्टिव नाउन है तो इसके लिए जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी और ध्यान दीजिए जो प्रोनाउन आएगा दैट ऑल्सो विल बी सिंगुलर। और अगर यही ज्यूरी नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का काम करे, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन का मतलब तो यह हुआ कि ऐसा नाउन जो कलेक्शन को दिखाता हो एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं यानी सिमिलर इंडिविजुअल्स या थिंग्स के कलेक्शन को शो करे तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और अगर वही कलेक्टिव नाउन जिन लोगों से मिलकर के बना है, जिन थिंग्स से मिलकर के बना है, जिन पर्सन से मिलकर के बना है, अगर उनको वो अलग अलग शो करे तो वही कलेक्टिव नाउन क्या काम करता है, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड्स बन जाता है। जैसे एक बड़ा ही फेमस एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको समझाया था कि इंडिया हैज वन द मैच, और इसी को हम ऐसे भी कहते हैं कि इंडिया हैव वन द मैच। अब इंडिया हैज वन द मैच का मतलब क्या है और इंडिया हैव वन द मैच का मतलब क्या है। इंडिया हैज वन द मैच का मतलब यह है कि इंडियन टीम हैज वन द मैच
और इंडिया हैव वन द मैच का मतलब यह है कि इंडियन प्लेयर्स हैव वन द मैच। तो जब आप कहते हैं इंडिया हैज वन द मैच, तो दिस मीन्स इंडियन टीम, एंड यू नो दैट टीम इज अ कलेक्टिव नाउन, एंड व्हेन this is being used as a collective noun, this will always take a singular verb. But if you have used this collective noun as noun of multitudes, like India have won the match, means Indian players have won the match. So in this way, a collective noun can be used as a collective noun and in the same way as noun of multitudes, and this depends on the user whether he wants to use that noun as a collective noun or noun of multitudes. But if you have taken once it as a collective noun, then this will take a singular verb and singular pronoun, and if you are going to use this as a noun of multitudes, then it will be used, it will take plural verb and plural pronoun as well. So now this depends upon you whether you want to use that collective noun as collective noun or noun of multitudes. In your examination, you will have to decide on the basis of the question. Like here you can see the jury was divided in its opinion. Now you have to decide whether jury is being used as noun of multitudes or as collective nouns. How will you decide that this is a collective noun or noun of multitudes? So this depends how do you infer the meaning. Now in this question you can see that jury was divided. The word divided shows, this decides that this is being used as a noun of multitudes, not collective noun. यानी जो divided ये word है, ये इस चीज को शो करता है, ये इस चीज को दिखाता है कि जो जूरी यहां पर लिखा है, दिस इज बीइंग यूज्ड एज नाउन ऑफ मल्टीट्यूड्स। क्योंकि जूरी अगर डिवाइडेड है, डिवाइडेड होने का मतलब यह है कि वो अलग अलग को शो करता है, और अलग अलग को शो करता है यानी नाउन ऑफ मल्टीट्यूड्स है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर वॉस की जगह पर वर लिखना होगा, और जो इट्स है इसकी जगह पर देयर लिखना होगा, बिकॉज इफ दिस इज अ नाउन ऑफ मल्टीट्यूड्स, दिस विल टेक अ प्लरल वर्ब एंड प्लरल प्रोनाउन एज वेल। तो आपने ये देखा कि अगर कोई कलेक्टिव नाउन नाउन ऑफ मल्टीट्यूड्स है तो प्लरल वर्ब और प्लरल प्रोनाउन। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए कि द जूरी वॉज, जहां पर डिवाइडेड लिखा है, अगर यहां यूनैनिमस कर दिया जाए तो द वर्ड यूनैनिमस shows the unity, this shows the collection. If this shows the collection unity, means the word jury is being used as a collective noun, and this will take a singular verb and singular pronoun as well. Means to say, अगर आपने unanimous को यूज कर लिया तो इसका अर्थ ये हुआ कि ज्यूरी का मतलब ग्रुप ऑफ जजेस है, और अब आप यहां वॉज लिखेंगे और यहां इट्स लिखोगे। लेकिन अगर यहां पर ये डिवाइडेड आ गया तो यहां वर होगा और यहां पर देयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई मे स्पेंड दीज समर वैकेशंस विद माई फ्रेंड। आप देखते हैं कि इन आवर डे टू डे लाइफ
हम लोग ऐसे बोलते हैं कि जब समर वैकेशन आती है तो हम कहते हैं कि समर वैकेशंस, यानी लोग वैकेशंस बोलते हैं, समर वैकेशंस बोलते हैं, विंटर वैकेशंस बोलते हैं। मीन्स टू से वैकेशन को लोग वैकेशंस बोलते हैं। तो जैसा हम लोग पहले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था, ये बात मैंने रोक दी थी और मैंने आपसे कहा था कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनमें हम एस नहीं लगाते, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसा एडवाइस, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, फर्नीचर था, उसी लिस्ट में से वैकेशन इज ऑल्सो एन अनकाउंटेबल नाउन एंड दिस नेवर टेक एस विद इट। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दिस इज अनकाउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स डोंट हैव प्लरल फॉर्म, उनके अपने प्लरल फॉर्म नहीं होते, तो ये कभी भी वैकेशंस नहीं होगा, ये क्या होगा? वैकेशन। तो आई मे स्पेंड दीज समर वैकेशन होगा, ना कि समर वैकेशंस होगा। मीन्स टू से आप यहां पर लिखेंगे वैकेशन, ना कि वैकेशंस। एक और बात है, वो ये है कि आई में स्पेंड दीज समर वैकेशन भी अगर आप लिख देते हो तो अब ग्रामर की एक और गलती अभी बची हुई है। वो क्या है? वो ये है कि जब हम वैकेशन लिख रहे हैं तो वैकेशन अनकाउंटेबल है, मीन्स टू से दिस इज सिंगुलर, एंड इफ दिस इज सिंगुलर then you will have to take this is a pronoun and this is used before a singular noun। तो अगर इसको हम सिंगुलर के पहले लेते हैं तो फिर हम यहां पर दिस को यूज नहीं करेंगे, हम क्या कहेंगे कि आई मे स्पेंड दिस समर वैकेशन विद माई फ्रेंड। इन दिस क्वेश्चन देयर आर टू एरर्स। फर्स्ट वन इज दैट there will be vacation in place of vacations, and second one is that in place of these you will have to write this। in this way here are two errors। हालांकि ऐसा एग्जामिनेशन में नहीं होता, आपके एग्जामिनेशन में ए बी सी डी ये 4 पार्ट्स होते हैं and you have to choose one of 4 options, but here I am explaining you the questions। तो अगर मैंने एक ही सेंटेंस में 2 एरर बना दिया तो आपको और ज्यादा क्वेश्चन के वैरायटी मिल गई। तो इस प्रकार से ऐसा एग्जामिनेशन में नहीं होगा कि एक ही सेंटेंस में 2 एरर हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ कैटल्स एंटर द फील्ड प्लीज ड्राइव देम आउट। पहले इसकी मीनिंग जान लेते हैं। इफ कैटल्स एंटर द फील्ड, यानी अगर कैटल का मतलब है 4 फूटेड एनिमल्स, ग्रुप ऑफ 4 फूटेड एनिमल्स, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको हम कह देते हैं मवेशी। यानी कैटल अगर फील्ड में एंटर करते हैं तो कृपया उनको बाहर कर दिया जाए, कृपया उनको बाहर कर दीजिए, ये इसकी मीनिंग है। तो अब आप देखो ये जो कैटल्स लिखा हुआ है, एक रूल अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लरल में यूज होते हैं, और जैसे कि पुलिस, पीपल, जेंट्री, पेजेंट्री, क्लर्गी, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8 ये दोनों ही सेम रूल के क्वेश्चन है, लेकिन उस समय मैंने इस वर्ड को नहीं बोला था क्योंकि आगे ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, फिर आपको अगला क्वेश्चन का मतलब ही समाप्त हो जाता। तो कैटल ये कभी भी कैटल्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कैटल तो ये अपने आप में खुद ही प्लरल में है। जब मैंने आपसे बोला कि पुलिस हैव रीच्ड होगा, कैटल एंटर द फील्ड होगा, यानी कैटल एक ऐसा कलेक्टिव नाउन है जो हमेशा प्लरल में यूज होता है। तो जब ये पहले से ही प्लरल है
तो आपको इसमें एस लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, नंबर 1। तो यहां पर यह क्वेश्चन था कि कैटल में एस लगा के उसे कैटल्स बनाया गया था, कभी भी कैटल्स नहीं होगा, बिकॉज दिस इज ऑलवेज इन प्लरल फॉर्म। वन मोर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, दैट इज कि जहां ये एंटर्स लिखा है वहां एंटर लिखा है, वहां एग्जामिनेशन में एंटर्स आएगा, क्योंकि ये कैटल लिखा है। तो आप ये सोच सकते हो कि भाई कलेक्टिव नाउन है तो सिंगुलर में यूज करेंगे। आप ध्यान रखेंगे कि ये कभी भी एंटर्स नहीं होगा। हमारा रूल क्या था? रूल ये था कि कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जो हमेशा प्लरल में यूज होते हैं, और उसी लिस्ट में से आपका ये एक कैटल भी है। कैटल एंटर द फील्ड, प्लीज ड्राइव देम आउट। तो इस प्रकार से ये इसमें कभी भी कैटल में हम एस नहीं लगा सकते, क्योंकि ये हमेशा प्लरल ही है। दूसरी बात यह है कि ये एंटर होगा यानी प्लरल वर्ब लेगा, कभी भी इसके साथ वर्ब सिंगुलर नहीं आ सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो प्लेस फॉर यू ऑन दिस बेंच। इसका अर्थ यह है कि इस बेंच में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। दिस इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, सो you will have to understand it very carefully. There is no place for you on this bench. हम ये कहते हैं कि इस बेंच में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। और स्थान के लिए हम इंग्लिश लैंग्वेज में क्या यूज करते हैं? प्लेस वर्ड का यूज करते हैं। जबकि प्लेस का मतलब क्या? प्लेस का मतलब जैसे कि स्कूल इज अ प्लेस, कोचिंग इज अ प्लेस, हाउस इज अ प्लेस, प्लेटफॉर्म इज अ प्लेस। प्लेस मतलब स्थान इस प्रकार से। लेकिन अगर आप जगह ये दिखाना चाहते हो, जैसे अगर आप ये कहें कि इस कंपार्टमेंट में जगह नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट, बल्कि आप क्या कहेंगे? देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। तो इस प्रकार से देयर इज नो रूम फॉर यू ऑन दिस बेंच, यानी इस बेंच में तुम्हारे लिए कोई रूम नहीं है, कोई जगह नहीं है। तो अगर आप इस प्रकार से बात करेंगे तो आपको प्लेस नहीं लिखना है बल्कि रूम लिखना है। क्रिकेट में भी आप देखते हैं कि कमेंटेटर आपसे कहता है कि उन्होंने रूम बनाया। रूम बनाने का मतलब क्या? कमरा थोड़े बनाया वहां पर। रूम बनाने का मतलब उसने जगह बनाई। तो इस प्रकार से कभी भी हम स्थान के लिए प्लेस वर्ड का यूज नहीं करते हैं। स्थान के लिए हम इस प्रकार से रूम वर्ड का यूज करेंगे। एक बार अगर कभी स्पेस की बात आए तो स्पेस तो कहा भी जा सकता है इनफॉर्मल इंग्लिश में, लेकिन प्लेस का यूज हम नहीं कर सकते। तो आपने देखा कि मैंने आपको नाउन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको कराए, और वो क्वेश्चंस जिन रूल पर बेस्ड थे वो रूल्स भी मैंने आपको पूरे रिवाइज कराए। तो इस प्रकार से इसके अलावा भी जो क्वेश्चंस नाउन्स के हैं वो आप सॉल्व करेंगे। और चूंकि मैंने आपको बहुत सारे रूल्स भी इसमें बता दिए, तो अब इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, आई एक्सपेक्ट दैट यू विल नॉट commit mistakes, you will answer the questions correctly. Thank you so much.